यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में नगरीय आकारिकी या नगरीय भूमि उपयोग का सकेंद्रीय वलय सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो है नगरीय भूमि जो उपयोग होता है यानी नगर की जो भूमि होती है, नगर और नगर के आसपास उसकी भूमि का जो है वहाँ पे कौन कौन से आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं या उस भूमि का किस प्रकार से मानव द्वारा उपयोग किया जाता है उसके संदर्भ में है ये। तो सबसे पहले अपन देखेंगे नगरीय आकारिकी के जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में सब अपन देखेंगे सकेंद्रीय वलय सिद्धांत। तो सबसे पहले जो है बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं विद्वानों के द्वारा। तो इन सिद्धांतों में बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन इन सिद्धांतों को अपन देखेंगे तो सबसे पहले क्रम बाय क्रम देखेंगे। तो इन नगरीय आकारिकी के सिद्धांत जो है, इन सिद्धांतों को नगरीय भूमि उपयोग संबंधी सिद्धांत भी कहा जाता है। ये नगर की भीतरी संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? नगर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। कोई ऐसी योजना बनाई जाए जिसके द्वारा नगर का समुचित विकास किया जाए या उन्हें पुनः व्यवस्थित किया जाए, इस बात पर विचार करने से पूर्व हमें उस नगर की वर्तमान भूमि उपयोग का अध्ययन करना आवश्यक है। यानी किसी भी नगर का समुचित विकास कैसे किया जाए और उसके बारे में अपने को जानने से पहले क्या है, वर्तमान में उस नगर के जो भूमि उपयोग का जो अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक होता है कि किन किन कारणों से नगर का वर्तमान स्वरूप सामने आया है तथा ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं जिससे वहाँ पर कोई अमुक कार्य विशेष उन्नति कर रहा है। या यद्यपि प्रत्येक नगर की भीतरी बनावट तथा भीतरी बनावट अन्वयन होती हैं, उनमें कार्यों के मिश्रित क्षेत्र होते हैं। अमेरिकी नगरों में व्यापारिक, औद्योगिक, व्यावसायिक तथा रिहायशी क्षेत्र अलग अलग व्यवस्थित होते हुए मिलते हैं। यानी अमेरिकी जो नगर हैं उन नगरों में कौन कौन से जो क्षेत्र मिलते हैं, तो नगरों में क्या है, व्यापारिक, औद्योगिक और व्यावसायिक और रिहायशी क्षेत्र अलग अलग स्थापित होते हुए मिलते हैं। नगर के भीतर के भूमि उपयोग एवं संरचना के बारे में हम निम्न जो आगे जो सिद्धांत आएंगे, ठीक है, पहले अपन आज जो अध्ययन कर रहे हैं 3 जो सिद्धांत है उनमें जो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है सकेंद्रीय वलय सिद्धांत। सकेंद्रीय जो वलय सिद्धांत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेट के एग्जाम या फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी सामान्य जो प्रश्न बनता है उसमें होता है कि सकेंद्रीय वलय सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। तो यह जो सिद्धांत है वो 1927 में अमेरिकी समाजशास्त्री बर्गेस नामक जो विद्वान है उन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। तो ये अपने को सामान्य तो ध्यान रखना है, सन भी ध्यान रखना है, 1927 में दिया था, ठीक है। यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सकेंद्रीय वलय सिद्धांत, यानी जो केंद्र होता है नगर, उसके चारों ओर धीरे धीरे क्या है नगर के भूमि उपयोग में जो बदलाव देखने को मिलता है। यानी सबसे पहले कौन सा क्षेत्र होता है, उसके बाद में कौन सा होता है, उसके बाद में कौन सा होता है। तो इस प्रकार निरंतर उस नगर के केंद्र से बाहर की ओर अरीय रूप में यानी वलय के रूप में केंद्रों का जो यानी क्षेत्रों का जो विस्तार होता है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन 1927 में अमेरिकी समाजशास्त्री बर्गेस डब्ल्यू बर्गेस ने किया था, ठीक है। पूरा जो नाम था इनका डब्ल्यू बर्गेस महोदय ने किया था। यह सिद्धांत उसने अपने लेखों यानी द ग्रोथ ऑफ द सिटी, ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी प्रश्न बन जाता है ये जो सिद्धांत है कौन से उनके जो लेख में ये दिया गया था। तो द ग्रोथ ऑफ द सिटी 1925 तथा अर्बन एरियाज 1929 में प्रस्तुत किया गया। उनका सिद्धांत अमेरिका के शिकागो नगर, ये भी ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है नेट और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में। तो इनका जो यह सिद्धांत था वो अमेरिका के जो नगर था वो शिकागो नगर के अध्ययन पर निर्भर था। इस सिद्धांत में बताया गया है कि किसी नगर का विस्तार केंद्र से बाहर की ओर अरीय रूप में होता है, केंद्र से बाहर की ओर अरीय रूप में होता है, जिनमें सकेंद्रीय वलयों की एक श्रृंखला बन जाती है। यानी जो
इस सिद्धांत में क्या बताया गया है, किसी नगर का जो विस्तार होता है वो केंद्र से बाहर की ओर अरीय रूप में होता है और जिसमें सकेंद्रीय वलय की एक श्रृंखला बन जाती है। उसकी सकेंद्रीय पेटियों की श्रृंखलाएं यानी कॉन्सेंट्रिक जोन एक आदर्शवादी विचारधारा है। ये क्या है, एक आदर्शवादी कॉन्सेंट्रिक जो जोन होते हैं वो आदर्शवादी विचारधारा है। किसी भी नगर में उसकी यह योजना पूर्ण रूप से लागू नहीं होती, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सभी जो नगर हैं उसमें इस प्रकार की ये श्रृंखलाएं या लागू हो या क्षेत्र। धरातली रुकावटें जैसे नदियाँ, झीलें, जलाशय, पहाड़ियाँ, हिम नदी, खाइयाँ आदि नगर के क्षेत्रीय ढांचे को बिगाड़ देती हैं। यानी ये जो जो होते हैं जैसे नदियाँ हैं, झीलें हैं, ये क्या उनके विस्तार को रोक देती हैं, ठीक है, बिगाड़ देती हैं। यातायात मार्ग जैसे कि रेल मार्ग, मोटर मार्ग आदि भी इस ढांचे को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। शिकागो नगर का विकास बहुत तेजी के साथ बाह्य भाग में तकनीकी विकास के कारण हुआ है। इस नगर के 5 सकेंद्रीय वलय केंद्र से बाहर की ओर जिस प्रकार से मिलते हैं उनके अनुसार नगरीय विकास को इन 5 सकेंद्रीय वलयों द्वारा समझाया जा सकता है। तो ये जो है पहला जो क्षेत्र है इन्होंने कौन सा बताया, वो है आंतरिक केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं CBD शॉर्ट में, यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ये अपने को ध्यान रखना है, आगे भी कई बार ये शब्द आएगा अपने नगरीय भूगोल में, ठीक है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इसको शॉर्ट में लिखते हैं CBD, हिंदी में भी लिखा रहता है CBD, तो ये ध्यान रखना। CBD का नाम आते ही आंतरिक केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं। उसने प्रथम या भीतरी क्षेत्र को CBD का नाम दिया। यह वह स्थान है, CBD बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यह नगर के केंद्रीय भाग में होता है, जहाँ गगनचुंबी इमारतें यानी स्काई स्क्रैपर मिलती हैं। यहाँ पर ही दुकानें, थिएटर, होटल, दफ्तर तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान के मुख्यालय यहाँ पे होते हैं। यह क्षेत्र वास्तविक रूप से खुदरा व्यापार क्षेत्र, हल्के विनिर्माण और व्यापारिक मनोरंजन की सुविधा वाला होता है। शिकागो में इस क्षेत्र को लूप कहा गया, यानी शिकागो में जो है इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, लूप, ठीक है, किसको, CBD, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, यानी दुकानें होती है, थिएटर होते हैं, होटल होते हैं, दफ्तर या अन्य जो व्यापारिक जो प्रतिष्ठान होते हैं, ये मुख्य रूप से CBD के अंतर्गत, और गगनचुंबी इमारतें यहाँ पे होती है, ठीक है। यह क्षेत्र वास्तविक रूप से खुदरा व्यापार के क्षेत्र, हल्के विनिर्माण और व्यापारिक मनोरंजन की सुविधा वाला होता है। शिकागो में इस क्षेत्र को क्या है, लूप कहा गया। न्यूयॉर्क के अरिहायशी एवं केंद्राभिमुख क्षेत्र यानी अप टाउन एंड डाउन टाउन एरियाज, अप टाउन एंड डाउन टाउन, ये इंग्लिश के शब्द भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। पिट्सबर्ग में इसे गोल्डन टेम्पल, पिट्सबर्ग में इसको क्या किया गया है, गोल्डन टेम्पल, और न्यूयॉर्क में क्या किया है, अरिहायशी क्षेत्र एवं केंद्राभिमुख क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अमेरिकी नगरों में यह क्षेत्र विशेष रूप से बहुत थोड़ी सी जगह घेरे हुए रहता है। यह लंबवत विस्तार अधिक रखता है। यहाँ पर कम स्थान घेरने वाले उद्योग विकसित रहते हैं। इसका अधिकांश भाग अरिहायशी यानी यहाँ पे व्यापारिक प्रतिष्ठान या होटल या थिएटर या कार्यालय आदि जो होते हैं, यानी बहुत ही कम यहाँ पे जनसंख्या रहती है, यानी रात्रि के समय यह सुनसान हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। पहला जो है आंतरिक व्यापारिक क्षेत्र यानी आंतरिक केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में CBD कहते हैं। दूसरा जो है वो है संक्रमण क्षेत्र यानी जोन ऑफ ट्रांजिशन। जोन ऑफ ट्रांजिशन जो है, यह पेटी CBD के चारों ओर, CBD को चारों ओर से घेरे रहती है। यह जो पेटी होती है क्या है, CBD को चारों ओर से घेरे रहती हैं। इसके अंदर रिहायशी क्षेत्र होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, यानी आवासीय क्षेत्र या रिहायशी क्षेत्र होते हैं, जिसमें जगह जगह उद्योग व्यापारिक संस्थान स्थित होते हैं, जो आंतरिक पेटी से खिसक कर यहाँ पर बस जाते हैं। यह क्षेत्र औद्योगिक व व्यापारिक क्षेत्र के मध्य का क्षेत्र, यह जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र के मध्य का क्षेत्र होता है। इसीलिए इसको ट्रांजैक्शन यानी संक्रमण की पेटी भी कहा जाता है, जिसका अतिक्रमण इन दोनों क्षेत्रों द्वारा ही किया जाता है। जिसका जो यानी थोड़ा वहाँ पे व्यापारिक क्षेत्र भी होता है तो कुछ औद्योगिक क्षेत्र भी होता है, जिसका अतिक्रमण इन दोनों क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।
किया जा सकता है। नगर में रहने वाले पुराने लोगों के मकान, पुरानी बनावट के मकान, कमरों का किराए पर सुलभ होना, कम आमदनी वाले लोग, गंदे गंदे मकान व गलियां यहाँ पर देखने को मिलती है। इसकी जो विशेषता है इसमें यहाँ क्या होता है, ये जो क्या सबसे पहले विकसित होता है, तो यहाँ पे क्या है, यानी नगर के पुराने लोगों के मकान होते हैं, यानी पुराने लोग और पुरानी बनावट के बसा हुआ मकान के साथ ही कमरों का किराए पर सुलभ होना, यानी आसानी से कमरे किराए मिल जाते हैं और सस्ते दर पे मिलते हैं। कम आमदनी वाले लोग यानी यहाँ पे रहते हैं। गंदे मकान व गलियाँ यहाँ पे सकड़ी होती हैं, देखने को मिलती हैं, ठीक है। अपराध, यहाँ पे जो है मेन जो है वो क्या होता है, अपराध, ठीक है। वेश्यावृत्ति जैसी विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं। अमेरिका के अनेक नगरों में यह क्षेत्र नए अप्रवासियों द्वारा बसाया हुआ मिलता है। तीसरा जो क्षेत्र है वो है श्रमिक लोगों के रिहायशी मकानों का क्षेत्र। श्रमिक जो लोग होते हैं वो तीसरा जो क्षेत्र होता है, यानी श्रमिक लोगों के रिहायशी मकानों का क्षेत्र। यह क्षेत्र संक्रमण पेटी के चारों ओर से घिरा रहता है। यह देखने में संक्रमण पेटी से अच्छा लगता है। यहाँ पर उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक रहते हैं। यहाँ पर जो है उद्योगों में जो काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं वो यहाँ पे सामान्यतः रहते हैं। ये लोग संक्रमण पेटी में तो रहना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन नगर के भीतरी भाग के समीप ही रहना पसंद करते हैं, ताकि वे नगर में अपने काम के स्थान पर आसानी से पहुंच सके। यहाँ पर मध्य वर्ग के लोगों के मकान कम देखने को मिलते हैं, यानी ये निम्न श्रेणी के मकान भी कह सकते हैं, देखने को कम मिलते हैं। शिकागो में यह क्षेत्र ऐसे मकानों का क्षेत्र है जिसकी सीमाएं 2 मंजिलों वाले मकानों द्वारा निश्चित की गई हैं। इसमें नीचे की मंजिल में मकान मालिक व ऊपर की मंजिल में किराएदार रहता है। यहाँ ऐसा देखने में आता है कि बाप कारखाने में काम करते हैं, जबकि उनके बेटे बेटियां सीबीडी में काम करने जाते हैं, नाचगर तथा सिनेमा देखते हैं तथा विवाह के पश्चात इस पेटी के बाहर फैली पेटी में रहना पसंद करते हैं। यानी ये जो क्षेत्र होता है यानी निम्न रिहायशी क्षेत्र का भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जो है चौथा जो क्षेत्र है वो है श्रेष्ठ रिहायशी मकानों का क्षेत्र अथवा मध्यम वर्ग के लोगों का निवास क्षेत्र। यह पेटी जो होती है, यह पेटी श्रमिक लोगों के रिहायशी मकान की पेटी के बाहर विस्तृत रूप में फैली रहती हैं, जहाँ पर व्यावसायिक कार्यों में लगे लोग रहते हैं, जिनमें छोटे छोटे व्यापारिक संस्थानों के मालिक, यानी इसमें क्या है, छोटे छोटे व्यापारिक संस्थानों के मालिक, मैनेजर, क्लर्क आदि शामिल हैं। यहाँ होटल भी देखने को मिलती हैं। इमारतें कई कमरों वाली होती हैं। ज़्यादातर मकानों में एक परिवार रहता है, यानी एकल परिवार यहाँ पे ज़्यादा रहता है। मकानों के आगे काफ़ी बड़ा खुला क्षेत्र होता है, जिसका प्रयोग बाग बगीचों के रूप में किया जाता है। अब पांचवा जो पेटी है अंतिम, वो है नगर को अभिगम्यता करने वाले का क्षेत्र। नगर में जो है अभिगम्य जो करने वाले जो लोग होते हैं, बाहर से आकर के यहाँ पे डेली अप डाउन करते हैं उनके, तो नगर को अभिगमन करने वाले जो क्षेत्र हैं, यह नगर की बाहरी पेटी होती हैं, यानी ये सबसे अंतिम पेटी होती है, जिसमें स्थित उपनगरीय क्षेत्रों तथा अनुषंगी नगरों यानी सैटेलाइट टाउन, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सैटेलाइट टाउन के साथ अभिगमन होता रहता है। कुछ विद्वानों ने इस बाहरी पेटी की बस्तियों को श्यान नगर यानी बेड रूम टाउन का नाम भी दिया है, क्योंकि ये नगर में काम करने वाले लोगों को रात में आश्रय प्रदान करते हैं। दिन में ये लोग नगर में काम करने जाते हैं तथा बाद में यहाँ पे रात में आके यहाँ पे सो जाते हैं, ठीक है। तो नगर की इस पेटी में भी तीव्र यातायात साधनों की सुविधा के साथ उच्च श्रेणी के रिहायशी मकान भी देखने को मिलते हैं, यानी उच्च श्रेणी के जो लोग होते हैं यहाँ पे, ये जो इनके लोगों के रिहायशी मकान यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये डायग्राम जो है ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके जो केंद्र में ये जैसे 1 2 3 4 ये जो पेटियाँ हैं, यानी इनको यहाँ से ये अपने को बनाना है। जैसे ये नगरीय केंद्र हो गया, फिर ये 1 नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, इस प्रकार से जो है ये 5 जो पेटियाँ हैं
ये अपने को बनानी है सकेंद्रीय जो वलय सिद्धांत है, इस सिद्धांत के आधार पे। ठीक है, तो ये आपको सकेंद्रीय वलय सिद्धांत जो है, ये पहला जो डायग्राम और यानी सेकेंडरी वाले सिद्धांत का आपको बनाना है। ये सभी नहीं बनाना है, ये आगे के सिद्धांत में आपको देखने हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो आपको इसको अच्छे से देखना है। ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब जो है इस जो सिद्धांत में है, जो बर्गेस ने जो है इसकी क्या आलोचना है, तो बर्गेस ने जो अपने जो ये सिद्धांत दिया था, बर्गेस ने अपने सिद्धांत के समर्थन में सामाजिक आंकड़े, विशेषतः शिकागो के आंकड़े प्रस्तुत किए। वह कहता है कि नगर के लूप या केंद्र से नगर के समीपवर्ती क्षेत्र की ओर आने पर पुरुष महिला अनुपात तथा नगर से बाहर जन्म लेने वाले लोगों का प्रतिशत तथा अपराध दरें कम होती रहती हैं। ठीक है, जबकि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाती है जो स्वयं के मकानों में रहते हैं। ठीक है, अब ये आलोचना क्या है इस सिद्धांत की, तो यह सिद्धांत नगर की बाहरी भीतरी बनावट को आदर्श रूप में वर्णन करने का वाला चित्र है। एम अली हान ने इसकी बहुत आलोचना की है। वह कहता है कि पेटी का महत्व तभी हो सकता है जबकि उसकी सीमाएं उतार चढ़ाव के बीच भेद करती हुई दिखाई जाए। यदि उतार चढ़ाव एक लगातार पेटी के रूप में मिलता है, तभी नगर के केंद्र से कोई सा भी अर्धव्यास लेकर पेटी की रेखाएं स्वेच्छा से खींची जा सकती हैं। यह सिद्धांत एक सकेंद्रीय वलय में एक ही प्रकार के निश्चित तथ्य के विवरण की ओर संकेत करता है। इसी प्रकार का विचार खंड सिद्धांत में भी दिया गया है। ठीक है, तो यानी बहुत सारे विद्वानों ने इसकी क्या आलोचना की, तो जिसमें M.R. डेविस का कहना है कि कम संपन्न आर्थिक क्षेत्र की विशेषता यह है कि उसमें कम आय के लोगों की अधिक संख्या, रेडियो व टेलीविजनों की कम संख्या, मकान मालिकों की कम संख्या, एक परिवार वाले मकानों की कमी, दो या दो से अधिक परिवार वाले मकानों की अधिकता, हत्याओं अपराधों का अधिक होना, वेश्यावृत्ति, बेरोजगारी की प्रवृत्ति अधिक मिलना, आश्रित परिवारों की अधिकता, अशिक्षित लोगों का अधिक संख्या में होना, जन्म दर का ऊंचा होना, बच्चों की मृत्यु दर अधिक होना आदि विशेषताएं मिलती हैं। आमतौर पर यह पेटी नगर के केंद्र के निकट ही केंद्रित रहती है, लेकिन इस पेटी की विशेषता हमको नगर के अन्य भागों अथवा पेटियों में मिल सकती हैं। वैसे औद्योगिक तथा रेल मार्गों के सहारे ऐसी पेटी विकसित हो जाती हैं। ठीक है, ये भी एक आलोचना। उसके बाद में डेविस जो है का यह भी कहना है कि यह सिद्धांत नगर के उद्योगों और रेल मार्गों के सहारे फैले भूमि के उपयोग का कोई वर्णन नहीं करता है। औद्योगिक कार्यकलाप किसी भी पेटी में मिल सकते हैं। ऐसा न केवल शिकागो नगर में देखने को मिलता है बल्कि अन्य नगरों में भी देखने में आता है। इस मामले में उन्होंने निम्न 5 बातें बताई। पहली जो बात है वो है मध्यवर्ती भाग का आकार अनियमित होना। ठीक है, लेकिन इसका आकार वृत्ताकार के स्थान पर आयताकार या वर्गाकार होता है। दूसरी क्या कमी, तो व्यापारिक भूमि उपयोग नगर के केंद्र के बाहर की ओर जाने वाले अरीय सड़कों के किनारे किनारे विस्तृत हो जाता है तथा कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर इसका जमाव भी हो जाता है, जिससे व्यापार के उपकेंद्र बन जाते हैं। यानी ये एक ही जगह नहीं होता है, यानी व्यापारिक भूमि उपयोग नगर के केंद्र के बाहर की ओर जाने वाली यानी अरीय सड़कों के किनारे किनारे विस्तृत हो जाते हैं तथा कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर इसका जमाव भी हो जाता है, जिससे व्यापार के उपकेंद्र भी बन जाते हैं। तीसरे जो है उद्योग धंधों नगर में परिवहन के मार्गों जैसे जल रेल मार्गों के किनारे स्थापित हो जाते हैं। वैसे भी अन्य सुविधाओं के मिलने से कहीं पर भी स्थापित होने लगते हैं। चौथा जो है वो है औद्योगिक परिवहन क्षेत्रों के निकट ही अन्य निम्न आय वर्ग के मकान देखने को मिलते हैं। यानी औद्योगिक जो क्षेत्र होता है उसके निकट भी निम्न आय वर्ग के लोगों के मकान देखने को मिलते हैं। पांचवा जो है वह उच्च व मध्यम वर्ग के लोगों के मकान नगर के किसी भी भाग में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कमी है। उपयुक्त पांचों बातें नगर के विभिन्न कार्यों के वितरण के आम सिद्धांतों को प्रकट करती हैं। नगर में एक ही प्रकार के भूमि उपयोग के ढांचे एक स्थान पर मिलने मुश्किल है। यहाँ तक कि
इनका आदर्श रूप भी देखने में नहीं आता है। ठीक है। अब वाल्टर फिरे ने क्या आलोचना की है, इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि आय वर्गों का वितरण जो भूमि उपयोग की कीमतों द्वारा जाना जा सकता है, एक सकेंद्रीय वलय क्षेत्र में एक समान नहीं मिलता है। कोई सा भी सकेंद्रीय वलय क्षेत्र एक ही प्रकार का किराया या कीमत या भूमि की कीमत नहीं रखता है। ऐसा ही विचार उन्होंने खंड सिद्धांत के बारे में भी प्रकट किया है। ठीक है। अब जो है इस सिद्धांत द्वारा बताया गया है कि एक सकेंद्रीय वलय दूसरे सकेंद्रीय वलय का अतिक्रमण या अपहरण ही भी कर सकता है। ऐसा दो बातों पर निर्भर करता है। पहला जो है वो है नगर में आर्थिक सुविधा का विस्तार, इससे भी यानी अतिक्रमण कर सकता है एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र का। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि की दर। ठीक है। अब जैसे यदि जनसंख्या कम हो रही है तो 2 नंबर की पेटी भी की भीतरी सीमा 1 नंबर की पेटी की ओर पीछे को हटेगी। इसके परिणाम स्वरूप 1 नंबर की पेटी सिकुड़ जाएगी और 2 नंबर की पेटी का विस्तार हो जाएगा तथा अस्थायी व्यापारिक व बद्दे निवास विकसित हो जाएंगे। R.E. डिकिंसन इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि पेरिस आदि नगर वृत्ताकार रूप नहीं रखते हैं बल्कि तारा प्रतिरूप रखते हैं। ये भी एक कमी है। इसके अलावा पीटर हेगेट ने ब्राज़ील, अर्जेंटीना आदि के उपनिवेशी क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए बताया है कि बर्गेस का यह गतिक मॉडल नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होता है। यानी केवल नगरों में ही नहीं होता, ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होता है। ए प्रेड ने 1964 में अमेरिकी नगरों के निर्माण उद्योगों की अवस्थिति का अध्ययन प्रकाशित करते हुए नगर के विन्यास के 3 मॉडलों के बारे में बताया, जिसमें सर्वप्रथम स्थान सकेंद्रीय वलय के मॉडल को ही दिया गया है। इसके अलावा अपन देखेंगे बर्गेस ने अपने सिद्धांत के बारे में यह भी बताया है कि सकेंद्रीय वलय मॉडल भूमि उपयोग की रचना मार्गों तथा ऐसे ही अन्य कारखानों द्वारा परिवर्तित भी हो सकता है। भीतरी पेटी अपने से बाहर की दूसरी पेटी में अपनी नई बस्तियां बसाकर प्रसार कर लेती हैं। इसलिए किसी नगर का प्रसार मुख्यतः अरीय रूप में ही होता है। ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये जो सिद्धांत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने को नगरीय जो भूमि उपयोग के जो सकेंद्रीय वाले सिद्धांत है बर्गेस का, E.W. बर्गेस द्वारा 1927 में दिया गया है शिकागो नगर को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी। तो ये जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आपको पुराने पेपर देखोगे तो ये जो प्रश्न कई बार पूछा गया है, यानी सकेंद्रीय वलय जो सिद्धांत है उसके बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए या ये सिद्धांत किसने दिया है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। धन्यवाद।